Hello viewers, thank you for clicking this video. I am Saddam and you are watching Saddam Ki classes. So today we are going to discuss a very important and very useful topic, and topic name is केंद्रीय मंत्री परिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये भारतीय राज व्यवस्था यानी राज शासन का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें दैट टाइम दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसे कौन अपॉइंट करता है और ये इसका मेन कार्य क्या है। तो आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी से आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। पुराने ज़माने में आपने सुना होगा अकबर के टाइम में अकबर के पास नवरत्न होते थे। नवरत्न कौन थे? वो नवरत्न वो लोग थे जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही परफेक्ट थे। इसका मतलब ये था कि जैसे हम बात करते हैं तानसेन, तो तानसेन जैसा गायक उस टाइम में कोई नहीं था। तो तानसेन अपनी म्यूज़िक के फील्ड में बहुत ही परफेक्ट था। और अब इसी तरह से हम बात करें तो बिरबल कूटनीति और राज्य व्यवस्था में राज संचालन में बहुत परफेक्ट था। तो इसलिए अकबर ने अपने दरबार में नौ रत्न रखे थे और ये नौ रत्न अकबर को हर एक फील्ड में यह सलाह करते थे कि किस तरह से कार्य किया जाता है। तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है लाइक सेम बिल्कुल वही है जैसे अकबर के टाइम में नवरत्न हुआ करते थे। और नाउ इन डेमोक्रेटिक स्टेट हम केंद्रीय मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। जो केंद्रीय मंत्री का जो प्रोविज़न होता है, प्रावधान होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये इसका जो जिक्र है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में किया गया है। और किस तरह से कार्य करते देखिए, भारत द्वारा अपनाई गई वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली के तहत वास्तविक कार्यकारिणी अधिकारी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद में निहित होती है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में इसका विस्तृत विवरण है। जो हमने अपने संविधान में डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब है कि जो हमने डी फैक्टो एक प्रणाली है जो हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट करी है, क्योंकि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक राज किया था। तो मोस्ट ऑफ जो रूल और रेगुलेशन हैं और जो कानून है वो हमने 1935 इंडियन एक्ट से एज इट इज़ अडॉप्ट करा है। सो इसमें यह बात कहा गया है कि जो डी फैक्टो प्रणाली में जिसमें प्रधानमंत्री उन सब का अध्यक्ष होता है और उनके जो नौ रत्न होते हैं उन्हें हम मंत्री परिषद कहते हैं। तो यह हमें किस आर्टिकल से पता चलता है कि हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है या केंद्रीय मंत्रिपरिषद की क्या कार्य होते हैं। तो जो हमारा संविधान का आर्टिकल 74 है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। जो संविधान का आर्टिकल 74 है उसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है हमारे जो सरकार का मुखिया होता है, जो हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम उसमें सबसे जो उच्च हाई पोस्ट होता है वो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए ये प्रधानमंत्री और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है ये जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका हेड होता है। इट मीन्स राष्ट्रपति अपने नीचे के व्यक्ति अपॉइंट करता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। और प्रधानमंत्री अपने सहायता के लिए जिन लोगों को अपॉइंट करता है, जिन नवरत्नों को अपॉइंट करता है, उसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद या यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है।
है। देखिए, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में निष्पादन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो आर्टिकल 74 है जो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के निष्पादन और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। ठीक वैसे ही अकबर के नवरत्न की तरह कि अकबर तो बादशाह था, उसने एक अपॉइंट करा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपॉइंट करा नवरत्न। प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसके सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, अपनी सारी जो भी सलाह है वो प्रधानमंत्री को बताएंगे और प्रधानमंत्री ये सारी बातें राष्ट्रपति से डिस्कस करेगा और उसके मुताबिक ही अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, उसके अकॉर्डिंग ही सारे कार्य होंगे। जिसमें जो संविधान का हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसमें एक बात, इसी आर्टिकल में यह बात भी कही गई है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए तो मंत्रिपरिषद होगा, लेकिन जब इसमें कुछ अपवाद हुए, कुछ एक्सेप्शन हुआ, तो उसमें 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें यह बात कही गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर तो कार्य करेगा, पूर्ण विचार भी करेगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग नहीं होगा कि वह उसकी सारी सलाह को माने। इसका मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति तो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में सुप्रीम है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री उसे सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्रपति के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यानी अनिवार्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की बात मानेगा ही मानेगा। वह उस पर विचार भी कर सकता है या फिर उसे साइड में भी रख सकता है। एंड अनुच्छेद 74(2), इस अनुच्छेद 74 का 2 क्या क्या, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को की गई सलाह इस प्रश्न की जांच से किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। और यह बात भी संशोधन में यह बात भी कहा गया कि आर्टिकल 74 का 2 कि कोई भी सलाह अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है तो इसे न्यायालय में जांच के लिए नहीं भेजा जा सकता। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। देन आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ये तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में कि राष्ट्रपति जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का हेड है, सुप्रीम पावर ऑफ राष्ट्रपति, वह राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अगला आ गया मंत्रिपरिषद में। अब हमारे बीच यह क्वेश्चन उठ गया कि जो मंत्रिपरिषद है तो उसमें कितने मंत्री होने चाहिए, क्योंकि जब कोई भी सरकार बनती है, अगर मान लो हमने किसी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है तो उसमें जो भी हमारे एमपी इलेक्टेड हुए हैं वो भी चाहेंगे कि हम भी मंत्री बन जाएं, क्योंकि मंत्री का पोस्ट हाई पोस्ट माना जाता है। तो उसमें यह अपवाद होगा कि जितने भी एमपी थे रूलिंग पार्टी के, वो सब मंत्री बनना चाहते थे। सपोज लो कोई वित्त मंत्री बनना चाहता है, कोई कानून मंत्री, कोई विदेश मंत्री, तो जितने भी एमपी थे सभी उसमें मंत्री पद ग्रहण करना चाहते थे। तो यह तो पॉसिबल है नहीं कि हमारे देश में 545 एमपी चुन के आते हैं। 545 में से बहुमत के लिए 274 एमपी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम 274 में से 274 सभी को मंत्री तो नहीं बना सकते ना। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अपवाद हो गया कि सभी लोग मंत्री बनना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे संविधान में 51वां संविधान संशोधन हुआ। कब? 2003 में। और ये क्यों हुआ? इसी अपवाद को दूर करने के लिए हुआ। 51वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, और इसमें यह कहा गया कि
जो भी रूलिंग पार्टी है, जो करंट में सरकार चला रही है, उसके जितने एमपी हैं उनका 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो इससे यह पता चला कि जो लोग सभी मंत्री बनना चाहते थे उनके ऊपर ये एक बॉन्ड लग गया, रुकाव लग गया, कि क्योंकि अगर सभी मंत्री बन जाएंगे, ये पॉसिबल तो है नहीं। इसलिए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कहा गया कि रूलिंग पार्टी के जितने भी सदस्य, जितने भी एमपी, उनका 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकता है। और 15% में लगभग 70 से 80 से 85 लोग ही मंत्रालय ग्रहण कर सकते हैं या मंत्री बन सकते हैं। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है कि 91वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। तो 91वां संविधान संशोधन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से रिलेटेड है। और यहाँ एक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपना पद ग्रहण करेंगे। और ये जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जितने भी हैं, सब राष्ट्रपति के प्रसाद प्राप्त यानी प्लेजर, राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें अपने सीट से रिमूव कर सकता है। तो जितने भी मंत्री वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद प्लेजर पे ही अपना पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल के प्रति उत्तरदायी होंगे। और जितने, क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो इलेक्ट होके आते हैं एमपी, वो लोकसभा में आते हैं, जो डायरेक्ट पीपल लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो जितने भी मंत्री है वो किसके लिए उत्तरदायी होंगे, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे। लेकिन राज्यसभा से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, पर वो सिस्टम अलग है। जब वो मैं आपको राज्यसभा वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। सलाह की प्रकृति और न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। तो इसमें यह कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को किस तरह से सलाह देंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 ने मंत्रियों की सलाह को राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह बाध्यकारी बना दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978 राष्ट्रपति को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए फाइल वापस भेजने का अधिकार दिया। और इसमें एक और बहुत ही खतरनाक सीन हो गया कि कभी कभी राष्ट्रपति मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की बातें, जायज़ बातें भी नहीं मानते थे। तो उसके लिए एक और राष्ट्रपति के लिए वार्निंग बनाया गया। उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें यह कहा गया कि मंत्री की सलाह को राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह बाध्यकारी बना दिया गया। यानी मंत्री जो भी सलाह राष्ट्रपति को देंगे वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को केवल एक बार पुनर्विचार फाइल वापस भेजने के लिए अधिकार दिया। तो आप समझ गए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को पूरी तरह बाध्यकारी बना दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी, अगले यानी 1978 में एक और संविधान संशोधन किया गया। उसमें यह बात कही कि यदि कोई भी सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को भेजता है तो वो राष्ट्रपति पे पूरी तरह से बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए यानी दोबारा समीक्षा के लिए भेज सकता है। तो यह बात किसमें कही, 44वें संविधान संशोधन में। न्यायिक सुरक्षा सीमा, हालांकि अनुच्छेद 74(2) न्यायालयों को सलाह की जांच करने से रोकता है। यह बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि आर्टिकल 74(2) में यह बात कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगा उसमें न्यायालय में समीक्षा या न्यायालयों की जांच नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई मामला 1994 में स्पष्ट किया कि न्यायालय उस तथ्य आधार पर या सामग्री की जांच कर सकते हैं जिसके आधार पर सलाह दी गई थी, ताकि यह देखा जा सके कि निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण तो नहीं था। लेकिन इसी बीच 1994 में एक केस आ जाता है SR बोम्मई मामला, जिसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि अगर काउंसिल ऑफ
मिनिस्टर राष्ट्रपति को कोई भी सलाह देता है तो उसे एक बार देखा जा सकता है या जांच किया जा सकता है, ताकि यह तो पता चले कि वो जो बातें कही गई है वो मानने लायक थी या नहीं थी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे कार्य करता है। हम मोटे बेसिक तौर पे मैं कहूँ तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक ऐसी बॉडी है जो पूरे सरकार बनने के बाद किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि कोई भी कार्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के बिना नहीं किया जा सकता। तो हम मोटे तौर पे यह कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इंडिया में असली गवर्न बॉडी है। इसकी सलाह पर ही सारे कार्य, यानी जो भी कार्य हमारे देश में विकास के लिए या कोई भी रणनीति बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे की जाती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक नवरत्न है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अकबर ने नवरत्न रखा था, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री भी अपने ग्रुप में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैन चुनते हैं जो उसे अच्छी सलाह दें और अच्छी तरह से सरकार को चलाने के लिए अच्छी सलाह दें। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज क्या होना चाहिए। मूल संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया था, जिसमें यह कहा कि जो मूल जो हमारा संविधान था उसमें कैबिनेट मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन जब 1978 में संविधान संशोधन हुआ उस संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। और इसमें यह कहा गया कि आकार साइज, यह एक बड़ा निकाय जिसमें 60 से 80 मंत्री शामिल होते हैं। क्यों? देखिए, मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मंत्रिमंडल, आपको मैंने पहले बताया था कितने 60 से 80 मंत्री हो सकते हैं। श्रेणियाँ, इसमें 3 श्रेणियाँ शामिल, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कार्य, यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करता, इसकी शक्तियाँ व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक है। और आपको मैंने पहले बताया था कि जितने भी सरकारी कार्य होते हैं इन कैबिनेट मिनिस्टर के सलाह पर ही होता है। अब आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उत्तरदायित्व, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनुच्छेद 75(3). जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो उत्तरदायित्व है उस अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है, यह संसदीय प्रणाली का मुख्य आधार है। कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, भले ही उन्होंने कैबिनेट बैठक में इसके खिलाफ तर्क दिया हो। यानी जो ये जो मंत्री है इनके लिए जितनी वो कैबिनेट मंत्री की जो भी बात कहेगी उनके लिए बाध्यकारी ने हर हाल में मानना ही पड़ेगा। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मिशन पास हो जाता है तो पूरी सरकार, जिसमें राज्यसभा के सदस्य मंत्री भी शामिल है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। और ये बहुत ही खतरनाक है। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार चला रहा है पर सरकार से विपक्ष खुश नहीं है तो वो लोकसभा में एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो जितने भी मंत्री, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के, उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उनकी सरकार काम ही नहीं करी तो उनका इस्तीफा रेजिग्नेशन अपने आप ही अप्रूव हो जाएगा। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के किसी निर्णय से असहमत है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि मान लीजिए कैबिनेट मंत्री की बैठक हुई, उसमें 10 में से 9 मंत्री तो उस बात पे सहमत हो गए जिस पे चर्चा चल रही थी, लेकिन एक मंत्री उस बात से सहमत नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि यदि वो उस बात से सहमत नहीं है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इसका जो एग्जाम्पल दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के मूल जनक माने जाते हैं, उन्होंने भी हिंदू कोड बिल पे उनके साथ मतभेद हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
व्यक्तित्व उत्तरदायित्व। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर रहते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को तब भी हटा सकता है जब मंत्री परिषद को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। हालांकि राष्ट्रपति ऐसा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कर सकता है। प्रधानमंत्री को अपनी टीम के अनुशासन बनाए रखने की शक्ति देना। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति, मैंने पहले ही कहा था कि राष्ट्रपति सुप्रीम पावर, वो चाहे किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है, लेकिन वो ऐसा जब ही करता है जब उनके ग्रुप का जो लीडर है, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है। लेकिन वैसे भी राष्ट्रपति के पास पावर है, वो जब चाहे किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है। कानून उत्तरदायित्व। ब्रिटेन के विपरीत, जहां राजा के हर सार्वजनिक आदेश पर एक मंत्री के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है और वह मंत्री कोर्ट में कानून रूप से जिम्मेदार होता है, भारत में मंत्रियों के लिए ऐसी कोई कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था नहीं है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा की गई आधारिक सलाह के आधार पर ही उन्हें दंडित कर सकता है। इसमें एक और एग्जेप्शन है कि ब्रिटेन में ना कोई भी कार्य होता है तो उनके लिए उस मंत्री का हस्ताक्षर लेना पड़ता है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्री किसी भी सलाह को दे सकता है, उसके लिए उस पर कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। न्यायालय मंत्रियों द्वारा की गई आधिकारिक सलाह के अनुसार उन्हें दंडित नहीं कर सकता, और यदि मंत्री ने कोई सलाह दिया है जो किसी कारण गलत भी हो सकता है तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और इधर आइए तो कितने टाइप के मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसकी लेंथ होती है लगभग 60 से 70। एक होता है मंत्रिमंडल, कैबिनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? कैबिनेट, जो मैंने आपको नवरत्न की बात कही गई थी, उन जो नवरत्न होते हैं वो ये कैबिनेट मिनिस्टर ही होते हैं। और जो संविधान में यह कहा गया कि 60 से 80 कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ टोटल हम कितने मिनिस्टर बना सकते हैं? 60 से 80। लेकिन उनमें से भी ना एक होते कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी पावर थोड़ी कम होती है, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये सिर्फ 15 से 20 होते हैं, और जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं, इसका मतलब ये है, ये वही है नवरत्न। जैसे ही सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री शपथ लेता है, और प्रधानमंत्री अपने ग्रुप में से कुछ परफेक्ट आदमी चुनता है, जिसे वो नवरत्न कहते हैं। और ये नवरत्न जो होते हैं ये 80 के 80 नवरत्न नहीं होते, जो 15 से 20 जो बेसिक मिनिस्टर होते हैं वही नवरत्न होते हैं। जैसे इनके पास कुछ इम्पोर्टेंट मंत्रालय होता है, जैसे होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, फॉरेन मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया। जो बड़े बड़े जो हमारे देश के महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उन्हीं को ये 15-20 लोगों को, ये जो नवरत्न है उनको ये बड़े बड़े मंत्रालय दिया जाता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने टाइप के होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसी में से एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर? हियर इज़ द सॉल्यूशन। आकार का साइज यह एक बहुत बड़ा होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो बहुत बड़ा, जिसमें 60 से 80 मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर एक छोटा निकालते हैं जिसमें 15 से 20 होते हैं। श्रेणियाँ, ये कितनी श्रेणी में होते हैं? इसमें 3 श्रेणियाँ शामिल होती है। कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं। आपको पहले कहते हैं नवरत्न है तो ये वरिष्ठ और परफेक्ट एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं। कार्य, यह सरकारी कार्यों के लिए एक साथ बैठक नहीं करता। इसकी शक्तियाँ व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक है। जो 60 से 80 मिनिस्टर हैं ये एक साथ कभी भी बैठक नहीं करते, लेकिन जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये नियमित रूप से आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं किस तरह से गवर्न किया जाए, किस तरह से गवर्नमेंट को चला जाए। मे भी हफ्ते में 2 बार, 4 बार, 6 बार, जितनी भी इनकी मर्जी उतनी बार भी ये अपनी बैठक कर सकते हैं, और सरकार को अच्छी तरह से चलाने का पूरी जिम्मेवारी होती है वो कैबिनेट मिनिस्टर पे ही होती है। तो अब आपको यह भी पता चल गया कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है।
संवैधानिक स्थिति मूल संविधान के अनुसार 74-75 में इसका व्यावरण है। जो मंत्रिपरिषद का जो बात कही गई वो कब कही गई, अनुच्छेद 74 और 75 में। इसके बाद केवल और कैबिनेट मिनिस्टर की जो बात की जो संविधान में संशोधन करके 1978 में 352 में शामिल किया गया ताकि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में सिफारिश की जा सके। योग्यता, शपथ और तकनीकी पहलू। तो कैबिनेट मिनिस्टर को किसे हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता होगी। तो योग्यता की बात कहा जाए तो एक मंत्री को संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई भी मंत्री बनना चाहता है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य होना जरूरी है। कोई गैर सांसद मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी। और यह कोई अगर प्रधानमंत्री किसी परफेक्ट या किसी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आदमी को मिनिस्टर बनाना चाहता है, अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, तो नो प्रॉब्लम, वो उसे शामिल कर सकता है। उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर भी बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो अपने आप ही वहाँ से बर्खास्त हो जाएगा। और ओथ, इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। मुख्य परीक्षा विश्लेषण किचन कैबिनेट किसे कहते हैं। यह एक अनौपचारिक निकाय है जिसमें प्रधानमंत्री के साथ उनके 2-4 सबसे भरोसेमंद सहयोगी, मित्र, पारिवारिक सदस्य शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण और गोपनीय सरकारी नीतियाँ अक्सर औपचारिक कैबिनेट जानने से पहले इसे घेरे में तय की जाती है। हालांकि इसकी आलोचना कैबिनेट की गरिमा को कम करने के लिए की जाती है, लेकिन कार्यक्षमता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह दुनिया में व्यवहारिक रूप से प्रभावी है। और एक होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। बस ये है कि प्रधानमंत्री अगर कोई भी डिसीजन लेने वाला है या लेने जा रहे हैं तो वो अपने किसी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट आदमी या कोई किसी, मान लो कि प्रधानमंत्री कोई विदेश नीति बनाने जा रहे हैं या विदेश नीति पर चर्चा की जा रही है, तो वो अपने किसी सहयोगी, मित्र, दोस्त, फ्रेंड या किसी एक्सपीरियंस मैन को से सलाह ले सकते हैं। और यह एक अनौपचारिक है। इसमें इसके लिए अनौपचारिक निकाय, इसकी कोई भी इसके बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, वह कैसे कार्य करता है और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो अब मैं आपको एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर क्या है। तो कैबिनेट मिनिस्टर वो हैं जो हमारे पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिम्मेवार होते हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री ही अपने ग्रुप में से अच्छे बेस्ट ऑफ द बेस्ट नवरत्नों को चुनते हैं और अपने कैबिनेट में शामिल करते हैं, जिनकी सलाह पर वो सरकार चलाते हैं। और ये जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सभी राष्ट्रपति के परामर्श यानी प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति पे के ऊपर कार्य करते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति इन्हें कभी भी उसके पद से हटा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं बस, और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर में क्या फ़र्क है, यह सब आप इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर योर ऑल फ्रेंड एंड रिलेटिव so that they also take benefit of this video. So thank you very much.